सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब और जावेद इनायत साहब को खुशामदीद। हालिया दिनों में एक बहुत ही अंदुहिनाक वाक़या हुआ पहलगाम का, जिसमें कोई 30 के करीब टूरिस्ट्स, कोई कपल्स थे इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से। वो गए हुए थे वहाँ पे और मैं उनकी लिस्ट चेक कर रहा था कि कौन-कौन है। उनमें से एक नेपाल से था, बाकी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से उनकी तादाद थी। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूँगा अगर कोई दोस्त उनके बारे में जानना चाहते हैं। और अगर इस कन्वर्सेशन की मैं कोई डेवलपमेंट एक लिंक डेवलपमेंट करना चाहूँ या बैकग्राउंड थोड़ा-सा कि बहुत अरसे तक ये मामलात इंडिया-पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से कुछ ठंडे जा रहे थे। किसी किस्म की जारहियत इतनी शायद नहीं जो ये दिखी, जो अभी ये अचानक से इतना बड़ा वाक़या हो गया। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं सही हूँ तो मुशर्रफ साहब ने 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला भी दिया था कश्मीर के हवाले से, और इस तरह बाजवा साहब ने यहाँ तक बयान दिया था कि इमरान खान जो है वो नहीं चाहते कि इंडिया से रिलेशंस अच्छे हों, जबकि हम हमारा जो है वो ये मौक़िफ़ था। और उन्होंने कोई 20 साल तक कश्मीर के इश्यू को फ्रीज़ करने का भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था। फिर हम देखते हैं कि उस तरफ कश्मीर जो इंडिया की तरफ है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की इतनी अच्छी सूरत-ए-हाल थी कि कोई 23 मिलियन रिकॉर्ड टूरिस्ट 2024 में उनके बारे में रिपोर्ट है। इसी तरह उसमें जो है वो 65,000 फॉरेन विज़िटर्स भी शामिल। तो ये इकोनॉमी की डेवलप में भी किरदार अदा कर रही थी, इतना अच्छा वो वहाँ पे माहौल था। तो कौन इससे नाखुश था और जेलस हुआ कि ये मासूम इंसानों की ज़िंदगी उन्होंने छीन ली। फिर मैं एक और बात ऐड कर दूँ, नजम सेठी साहब को मैं बहुत सुनता था बहुत पहले। वो कंटिन्यूअसली, अब अगर कोई उनको सुने तो वो लगता है कि वो कोई अंदर के आदमी उनसे शायद वो कोई खबर ले आते हैं या फिर उनको पता होता है। उनकी अक्सर पेशेंगोइयाँ जो है वो दुरुस्त साबित भी हो जाती है। तो उन्होंने ये जो जनरल साहब की तकरीर थी, उनमें से उसके बारे में कहा कि उन्होंने जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ, उसमें जब उन्होंने इंडिया के मुलविस होने की बात की, तो एक इशारा दिया इंडिया को कि आप अगर इधर बलूचिस्तान में अगर कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम भी अपना ये जो टेप बंद कर दिया उन्होंने इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान से आते हैं दहशतगर्द, तो वो खोलने का इशारा दिया या इस तरह की कोई बात। तो और उसके आप जानते हैं कि उसके तकरीर के कुछ ही दिनों बाद जो ये वाक़या हो गया। तो जावेद साहब से समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा इसका तनाज़ुर भी देने की, कि कौन हो सकता है इनके पीछे, और जो लोग सामने आए हैं क्या वही हैं या फिर इनमें से किसका क्या किरदार है? जी, जावेद साहब। बहुत शुक्रिया नावर साहब। ये जो वाक़या हुआ है, पहले तो इसकी जितनी भी मज़ामत की जाए ये कम है, क्योंकि ये एक ऐसा बारबैरिक और ऐसा वहशीपन और दरिंदगी है कि जो सरासर इंसानियत के सर झुकाने वाला वाक़या है। और इस वाक़ये ने एक बार फिर ये साबित किया कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले लोग, उनके अंदर क्या विज़डम हो सकती है, और उनको अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पीछे या वो जो लोग जो इनके हैंडलर्स हैं, वो क्या विज़डम रखते होंगे, जो टूरिस्टों पर, यानी वो लोग जिनका किसी भी हवाले से कोई फ़ॉल्ट नहीं, कोई उनका कोई कसूर नहीं, वो हर लिहाज से सिविलियन लोग हैं और मासूम लोग हैं। तो इस तरह की दरिंदगी करना, और इससे क्या हासिल किया जा सकता है और इसके पीछे क्या विज़डम है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एक मैडनेस है, और ये एक यानी दरिंदगी की हद है, बर्बरियत की हद है, जो मासूम लोगों को इस तरह मार कर वो ये समझते हैं कि वो कुछ हासिल करेंगे या किसी भी हवाले से इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अब जहाँ तक इसके पीछे कौन हो सकता है, या इस तरह की जो फोर्सेस हैं वहाँ कश्मीर में बहुत लंबे अरसे से ऑपरेट कर रही हैं, और ये एक इंसर्जेंसी टर्म जो है टेररिज्म बन गया है, और इसके पीछे डेफिनेटली पहले पाकिस्तानी रियासत थी, कल पाकिस्तान के
جو وزیر داخلہ ہیں کہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ جو ٹیررزم ہے یا یہ جو ڈرٹی وار ہے یہ ہم نے امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے کی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی ریاست کی نیچر کیا ہے اور پاکستانی ریاست کو چلانے والے لوگوں کی وزڈم کیا ہوگی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈرٹی ورک کسی دوسری کنٹری کے لیے یا بڑی طاقتوں کے لیے کیا. تو اس کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کی کیا وزڈم تھی, وہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے تھے, اور خاص کر کے جو ویسٹرن یورپین کنٹریز ہیں وہ کیا اسے اچیو کرنا چاہتے تھے, اور پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا اور پاکستان کے سامنے کیا آیا. گو کہ یہ بہت ہی لمبا چوڑا ٹاپک ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ہی ٹچ کریں گے. تو یہ جو فورسز ہیں بیسیکلی یہ ایسی فورسز ہیں جن کو پہلے افغانستان میں استعمال کیا گیا. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وہی انٹرنیشنل فورسز موجود تھیں جو سوویت یونین کے دور میں کولڈ وار ایرا میں انہوں نے اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ایسے پاگل گروپوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو محض اس سامراجی پروجیکٹ کے حق میں استعمال ہو سکتے ہیں, تو کیوں نہ ان کو استعمال کیا جائے. جس طرح ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ ہم نے افغانستان میں سب سے کریزی لوگوں کو گٹھا کر کے ان کو استعمال کیا. ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ کس نیچر کے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے استعمال کیا چونکہ ہمارے پاس اویلیبل فورس یہی تھی, اور اس وقت سوویت یونین کے خلاف یہ بیسٹ فورس تھی ہمارے پاس, تو ہم نے اس کو استعمال کیا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے اس طرح کی جو تحریکیں تھیں یا اس طرح کی جو موومنٹس تھی ان کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن ہوئی. جو ہی سوویت یونین نے وہاں سے افغانستان کو خالی کیا تو یہ فورسز جو ہے وہ کچھ پاکستان میں آ گئیں, کچھ ان کو دوبارہ ری گروپنگ کر کے 90s میں یا اینڈ آف دا 80s 88 میں 89 میں یہ پاکستان نے کشمیر میں ان کو سینڈ کیا, اور پاکستان ان کو وہاں یوز کر کے اپنی پراکسیز کے طور پر استعمال کرنا چاہتا. پاکستانی اسٹیٹ کے دو مقاصد تھے. ایک تو یہ مقصد تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک ایسی موومنٹ چل رہی تھی جو صحیح بھائی جان. 47 سے ہی چل رہی تھی, اور اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ریاست جموں کشمیر کا ڈسپیوٹڈ نیچر ہے اس کو حل کرنے کے لیے ریاست کے اندر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں 3 طرح کی لابیز ہیں, ایک پرو انڈین, پرو پاکستانی, ایک پرو انڈیپینڈنس, جو اپنی ریاست کی ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں چونکہ اس ریاست کو فورسبلی ڈیوائڈ کیا گیا تھا, اور پاکستانی انویژن کے نتیجے میں, اور اس کے پیچھے جو برطانوی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے پورے طریقے سے اس وقت پاکستانی فوج تو نہیں تھی, پاکستان کے حصے میں جو فوج کا گروپ آیا تھا ان کو کنٹرول کرنے والے تو برٹش آفیسر تھے, اور ان کو ڈیفینیٹلی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہی گرین سگنل ملا تھا, اور یہ پروجیکٹ ان کا ہی تھا, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. تو اس پورے سلسلے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اگنور کیا گیا تھا, اور ان سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ریاست ڈیوائڈ ہو گئی تھی, تو اس کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی لوگوں نے ایک موومنٹ چلا رکھی تھی جو اس ریاست کو ری یونیفائی کرے. اور پھر انڈیا پاکستان نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پلیبیسائڈ کرائیں گے, چونکہ جو قانون آزادی ہند میں یہی طے ہوا تھا کہ اگر کوئی ٹیریٹری ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم وہاں پلیبیسائڈ کرائیں گے. اور یہ چونکہ یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے تھے اور چیپٹر 6 کے تحت اس کو لے گئے تھے, جس میں یونائٹڈ نیشن کا رول جو تھا میڈیشن کا رول تھا, تو انہوں نے میڈیشن کا رول پلے کرنے کے لیے وہاں پلیبیسائڈ کمیشن بنائے, پھر وہ پورا پروسیس انہوں نے چلایا, اور بعد میں پھر یہ دونوں کنٹریز جو ہے وہ انکار ہو گئی. اصل میں یونائٹڈ نیشن میں نہرو اس لیے لے جایا گیا تھا, نہرو اس کو اس لیے لے گیا تھا, وہ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ گیا تھا تاکہ اس کو پرولانگ کیا جائے اور اس ڈسپیوٹ کو لمبے عرصے تک انڈیا پاکستان کی ہاسٹیلٹیز کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, اور یہ ایسے ہی کرتے رہے. تو اس میں بے شمار فورسز ابھری. پہلے جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ ابھرا, جس کو ہم قومی محاذ آزادی کہتے ہیں. انہوں نے انڈیا کے خلاف کچھ کاروائیاں کی, اور یہ چونکہ ان کا جو پریزیڈنس تھا وہ دونوں طرف لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف آزاد کشمیر اور انڈیا کی طرف, تو اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے 2 بار جو ہے وہ جہاز بھی اغوا کر کے انڈیا کا یہاں لائے تھے. اس سے بھی کافی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ٹینشن شروع ہو گئی تھی. یعنی
जो कश्मीर के अंदर ऐसी फोर्सेस थी जो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान से मायूस हो चुकी थी और उनकी काफ़ी ग्राउंड भी गेन हो चुकी थी, और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि इंडिया पाकिस्तान कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो अमेरिका, बरतानिया और ये जो यूरोपियन फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं, और ये इसको हल नहीं होने दे रही हैं। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम लोग तो मैदान जंग बने रहेंगे, और इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ने के नाम पर ये हमारे लोगों को इसी तरह कत्ल करते रहेंगे, मारते रहेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने बड़े पैमाने पर ये सिलसिला शुरू कर दिया कि हम अपने तौर पर इसको हैंडल करें, जिसमें पहले मकबूल भट्ट वगैरह लोग थे जिनको इंडिया ने फांसी दे दी थी, और उन्होंने ये किया। फिर उससे 88 में पाकिस्तान ने जो लिबरेशन फ्रंट था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नामी एक तंजीम थी, जो कहते हैं कि हम रियासत को रीयूनाइट करके उसको इंडिपेंडेंट करेंगे, उनको यूज किया गया। और भी बेशुमार ग्रुप थे, लेकिन जो ही वहां बड़े पैमाने पर पब्लिक आउटक्राई शुरू हो गए, तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली उन्हीं में से जो है वो तकरीबन 26 ऐसे ग्रुप निकाले, जिसमें से बाद में 126 बन गए, और उसमें काफी मिलिटेंट ग्रुप भी इन्होंने लॉन्च कर दिए, जिनको ट्रेनिंग वगैरह, लॉजिस्टिक, स्पोर्ट्स वगैरह पाकिस्तान ने ही सपोर्ट की थी, जिसमें लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरह के बेशुमार ग्रुप वहां इंटर हो गए। और उन्होंने पहले तो उन लोगों को भी मारना शुरू कर दिया जो प्रो इंडिपेंडेंस थे, जो JKLF या इस तरह के लोगों के लोग थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया, और आपस में भी लड़े। लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने इंडियन आर्मी पर सुसाइड बॉम्बिंग और इस तरह का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन उसके रेस्पॉन्ड में इंडियन आर्मी ने बड़े ब्रूटल वहाँ मिलिट्री जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए, और किसी हद तक वहाँ बड़े पैमाने पर सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत नुकसान हुआ, और बड़े पैमाने पर वहाँ कब्रिस्तान बन गए। और आज भी कश्मीर में आप देखेंगे तो वहाँ हर तरफ कब्रिस्तान ही है, कुछ मार्क कब्रिस्तान है, कुछ अनमार्क हैं। तो इस तरह से कश्मीरियों को बुरे तरीके से दोनों मुल्कों के बीच में एक सैंडविच बना दिया गया, और वो उस का नतीजा ये निकला कि उनकी तहरीक को तो किसी हद तक, ये जो रिलीजियस तहरीक थी, जो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार आप इसको कह सकते हैं, उसको तो इंडियन आर्मी ने क्रश कर दिया। लेकिन वो पूरे तरीके से उसको क्रश करने में कामयाब ना हुई, या किसी हद तक ये छोटी मोटी जो फ्रिंज एलिमेंट थे उनको मेंटेन रखा, या पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता रहा, तो वो बाद में खुलम खुला टेररिज्म करने लगे। यानी वो मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर वो सीधा सीधा जो है वो सिविलियन टारगेट्स को हिट करने लगे, बसों पे हमले करना, पब्लिक प्लेसेस पे हमले करना, लोगों को शूट करना। और ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब से रियासत जम्मू कश्मीर का जो उसको डिग्रेड किया गया है, स्टेट का दर्जा खत्म किया गया, और उसकी जो स्पेशल पोजीशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये जो बीजेपी सरकार है वो छीनने के बाद है हुआ ये कि वो ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल 100% टेररिज्म करने लगे, चूंकि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के बजाय वो इस तरह का सिविलियन के खिलाफ और मासूम लोगों के खिलाफ टेररिज्म करने लगे। और उसमें बेशुमार वाकयात इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये वाकया जो है वो बहुत बड़ी दरिंदगी की गई है। और इसका आप अंदाजा लगा लें कि इम्पैक्ट देखें कि कितना बड़ा हुआ है। कश्मीरी सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर आप यूं समझ लें कि जो एक 30-35 साल के बाद थोड़ा सा कश्मीर के अंदर एक जिंदगी की रोमोकाई थी, और उसमें लोगों का थोड़ा सा लाइवलीहुड या जो रोटी रोजगार का मामला है वो थोड़ा सा रेस्टोर हुआ था। और ये जो टूरिज्म है कश्मीर में, ये कोई आज का नहीं है, ये सदियों पुराना टूरिज्म है, और यहाँ के लोग इस चीज के आदी हैं, चूंकि उनकी 70% आबादी आज जो है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री पर अपनी रोटी रोजी का इन्हिसार करती है। और आप यूं देख लें कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो होटल बसते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चलती है, रेस्टोरेंट चलते हैं, स्टोर चलते हैं, दुकानदारी चलती है, लोग सारा साल इसके लिए वेट करते रहते हैं। और ये पिछले 2-3 सालों में किसी हद तक बड़े पैमाने पर ये हुई थी, मतलब रेस्टोर हुआ था, और ये टूरिज्म आने शुरू हो गए। तो इस पर इस तरह हमला कराया गया है कि आप अंदाजा लगा लें कि सीधा सीधा कश्मीरी अवाम की रोटी रोजगार पर हमला किया गया है। वहाँ गुर्बत
बहुत इतनी बढ़ गई थी, बेरोजगारी जो है वो वहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिसका कोई अंदाज नहीं है, और कभी भी हिस्ट्री में इतना बेरोजगार नहीं हुआ है। वहाँ वो शिकारे चलते हैं पानी में, जिसको कश्तियां कहते हैं, उसका रोजगार ठप हो गया था, रेस्टोरेंट सारे ठप हो गए थे, होटलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि लोग नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है होटलों पर तो कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह कश्मीरियों का सारा रोजगार, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। वहाँ कोई ज़राअत बड़े पैमाने पर नहीं होती है, ठंडा इलाका है, बर्फ पड़ती है, वहाँ थोड़े बहुत ही ज़राअत होती है। ज़्यादातर जो है फल फ्रूट होते हैं, उसकी मंडी इंडिया है, पाकिस्तान भी था पहले, तो इन्होंने बंद कर दिया। और ये सारी चीज़ें कश्मीरी अवाम से आप यूं समझ लें कि छीनने के लिए ये अटैक किया गया और उनकी रोटी रोजगार पर हमला किया गया। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप ये समझे कि इसमें से कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं या कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं वो अपने तौर पर तो कभी भी वो फ्रीली जो है वो ऑपरेट नहीं करते हैं। डेफिनेटली उनके पीछे पाकिस्तानी फौज के या पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वही बैठे होते हैं। लेकिन ऐसे वाकयात का कभी भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है। अभी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने या उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क ने 4 बंदों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 2 को मुकामी सतह पर आइडेंटिफाई किया है कि वो मुकामी थे। एक का नाम आसफ शेख है और दूसरे का नाम आदल है, और 2 बंदे जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं जो इधर से गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान के किस इलाके से गए हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर से गए हैं या वहां से गए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आपस में टसल है उसको ये बढ़ाने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदुस्तान को प्रोवोक करने के लिए ऐसा काम भी किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो है आप ये देखें कि जब ऐसा वाकया होता है तो उसके पीछे कभी भी किसी को आप ट्रेस तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर है ये चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि उसके बारे में सारी स्पेक्यूलेशन होती है। तो पाकिस्तान ये कहना शुरू कर देता है कि ये इंडिया ने खुद कराया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और इंडिया वाले इमीडिएटली कहना शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान ने ये किया है। तो अल्टीमेटली ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस तरह का जो वार गेम चल रहा है उसमें कश्मीरी तो बिल्कुल ही पिस गए हैं। उनकी तो बिल्कुल आप यूं समझ लें कि उनको ख़त्म कर दिया गया है। उनकी जो एक जेन्युइन जो हकूक की तहरीक थी, राइट्स की मूवमेंट थी, उसको भी दोनों तरफ बुरे तरीके से इन मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनको साइलेंस कर दिया गया या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। या उस तहरीक को ख़त्म करने के लिए ही इन्होंने ये गेम प्लान किया और उसको 30 सालों तक कश्मीर को इस अंदाज से डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब वहाँ की आवाम जो है वो इन मिलिटेंसी से या इस तरह की तहरीकों से पनाह मांगने लगे। तो आम मासूम लोगों को तो इन चीज़ों से कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं होती है, वो तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह कश्मीर को पिछले 30-35 सालों में, ये 88 में ये काम शुरू हुआ था, और अब तक देखें कि पहले बड़े पैमाने पर इसको पब्लिक सपोर्ट हासिल हो गई थी और इसमें सारे ग्रुप शामिल थे, जमात इस्लामी शामिल थी, जो वहाँ के लोकल ग्रुप्स बहुत शामिल थे। लेकिन बहुत सारे मिलिटेंट्स यहाँ से वहाँ जाते थे, तो जिसका नतीजा ये निकला कि मुकामी मिलिटेंट्स और वहाँ के जो बाहर से जाते थे उनके बीच में भी कुछ गड़बड़ हुई, मामला हुए, तो उससे लोगों की सपोर्ट कम हो गई थी मिलिटेंसी के लिए। और उसको इंडिया ने भी काफ़ी तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। गो कि इंडिया ने वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को मारा भी, और मासूम लोग भी बहुत मारे गए। ज़ाहिर है जब कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो मासूम लोग भी मारे जाते हैं। तो इस हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि हमें तो कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये ग्रुप अपने तौर पर तो कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो जेन्युइन लिबरेशन मूवमेंट होती हैं या हुकूक की तहरीकें होती हैं वो तो कभी भी ये जो इनोसेंट लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उसको कभी भी टारगेट नहीं करते। उनके अंदर इतनी विजडम, इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है कि उनका टारगेट कौन होता है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में कोई ऐसी मिलिटेंसी तो मौजूद नहीं है जो वहाँ लोकल लोगों की सपोर्ट से चल रही हो। तो डेफिनेटली ऐसे लोग प्रॉक्सी एलिमेंट ही होते हैं जो किसी के कहने पर ऐसे वाकयात करते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देख लें कि वहाँ जो इंडिया में नैरेटिव बनाया गया है उसके काउंटर में पाकिस्तान ने भी ऐसा ही नैरेटिव बयान किया हुआ है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तरफ से हर वो एक कदम किया जाता है या ऐसे काम किए जाते हैं ताकि एक तरफ तो इंडिया के अंदर जो है वो इस तरह के जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं, जो हिंदू राइट विंग राइज है, उसको सपोर्ट किया जाए। यानी आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान का पूरा जोर ये होता है या पाकिस्तानी सपोर्टेड मिलिटेंट्स का पूरा जो फोकस इस बात पर होता है कि हम ऐसा कोई काम करें
کہ اسی طرح کا کام جو ہے وہ انڈیا میں ہندو رائٹ ونگ ایلیمنٹ بھی اس کی کاپی کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہاں جب معصوم لوگوں کو وہ ٹارگٹ کریں گے ہمارے بدلے میں، تو ہم جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری بالکل صحیح تھی۔ وہ دیکھیں ہندو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو ہندوستان کی کافی ساری یونیورسٹیوں میں کشمیر کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کو بھی کافی تنگ کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور لڑکوں کو بھی وہاں سے دھمکایا گیا، وہاں کے جو ہندو گروپس ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ انہوں نے کشمیر کو بہانہ بنا کر آپس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ کشمیر کو تو ان نے بہانہ بنایا ہوا ہے چونکہ اس کو وہ کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ یہ حل نہیں کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس سے ایک طرف تو وہاں ہندو رائٹ ونگ کو بہت بڑا بینیفٹ مل رہا ہے، دوسرا پاکستان کے خلاف ان کے لیے بہت بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک میدان مل گیا ہے کہ وہ اپنے اس سیکولرزم کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ سیکولرزم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر پاکستان ہمارے اندر سے نکل کر مسلم راشٹریہ بن گیا ہے تو ہم بھی ہندو راشٹریہ بنیں گے۔ تو وہاں رائٹ ونگ کو بڑے پیمانے پر پروموٹ کرنے کا بھی یہ ایک طریقہ ہے، اور یہ گروپ جب عام انوسینٹ ہندوؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہاں کے جو ہندو رائٹ ونگ ہے ان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی ایسا ہی کرو، تو یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے ہیں۔ جی جی، آپ نے جس طرح فرمایا کہ پاکستان انڈیا کے تو پہلے ہی ریلیشنز جو ہے بند گلی میں تھے، اور جس طرح ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو جو کراس بارڈر انسرجنسی یہ پاکستان کی طرف سے زیادہ واقعات ہوئے، اور انڈیا سے بھی اس کا ابھی ریئیکشن بہت شدید قسم کا بھی آیا ہے۔ اور یوسف رضا گیلانی کی صاحب کی جب حکومت تھی تو ایک جو واقعہ ہوا تھا اس کی ایک آزادانہ تحقیقات ہوئی تھی، پراپر انویسٹیگیشن۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو یہ جنگی جنون جو ہے سوار ہے دونوں طرف، دوسری طرف کوئی، اور دوسری طرف یہ ایڈریس جو ہم نے سنا جنرل صاحب کا کہ جس طرح کی ٹون تھی، تو یہ کوئی پراپر انویسٹیگیشن جو آزادانہ ہو اس کی طرف وہ معاملہ جائے گا، یا پھر حالات اور جو ہے وہ خراب؟ دیکھیں یہ کہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یہ انہوں نے بلیم گیم کو ہی اس طرح کے واقعات کو بلیم گیم ہی کرنی ہوتی ہے، کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کو یہ کوئی ریئل انفارمیشن دیتے ہیں، اور یہ اصل میں اس کو پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف کر کے انٹرنیشنلی بھی ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں، اور اندرون ملک جو ہے وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ جو سپیچ کی تھی ایک ویک پہلے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ٹاپ رینکنگ لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور ان کی وزڈم کیا ہے، اور ان کی سوچ کتنی لمیٹڈ ہے، اور کتنے زیادہ یہ پسماندہ اور بیکورڈ تھنکنگ لوگ ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آصف منیر نے باتیں کی یہ بالکل پریمیٹیو تھنکنگ لوگوں کی باتیں ہیں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس خطے کے لوگوں سے ہمارا تو کوئی سیولائزیشنل لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ڈیفرنس ہے ان کے ساتھ، ہم اور ہندو ٹو ڈیفرنٹ نیشنز ہیں، ان کا اور ہمارا کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا جو مذہبی فیتھ ہے یا ریلیجس جو ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں عقائد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، باقی ہمارا اور ہندوؤں کا تو سب چیز سیم ہے، ہماری نسل ایک ہے، ہمارا زبان، کلچر، تہذیب، ثقافت، ہسٹری، ریجن، ایوری تھنگ از سملر اور سیم۔ تو یہ بیسیکلی آصف منیر کی تقریر جو ہے یہ پاکستانی اسٹیٹ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو آفیشیل نیریٹو ہے، یہ اس بنیاد پر ہے ٹو نیشن تھیوری جو برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان کے بٹوارے کے لیے یہ ایک فیبریکیٹڈ قسم کی تھیوری بنائی تھی کہ ہندو اور مسلمان ٹو ڈیفرنٹ نیشنز ہیں، اور یہ کہا گیا کہ مسلمان سارے باہر سے حملہ آور آئے تھے اور یہ انہی کی جو ہے وہ اولادیں ہیں، اور یہ سارے بابر کی اولادیں ہیں، اور اسی چیز کو لے کر یہ جو دعویٰ ہے مسلمانوں کا، اسی کو لے کر وہاں کے جو رائٹ ونگ ہندوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بابر کی اولاد ہیں، یعنی یہ سارے مغلوں کی نسل سے ہیں اور ہمارے اوپر یہ حملہ کر کے آئے تھے اور ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو نکالا جائے یہاں سے اور ان کو اس ملک سے بھگایا جائے۔ کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سوشل میڈیا پر
जिस तरह की नफरत फैलाई जाती है, ये पाकिस्तान का जो सरकारी नैरेटिव है, ये राइट विंग हिंदूज को 100% फीड देता है, और दे आर फीडिंग ऑन ईच अदर। उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह की प्रिमिटिव थिंकिंग है कि हम जिस खित्ते के लोग हैं उन लोगों के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिस माशरत में हम रहे, जिस ज़बान, कल्चर, तहज़ीब के साथ हम सारे मिलकर सदियों तक रहते रहे, उसके साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो मुनीर शाह कहना चाहता है कि हम लोग जो है वो शायद अरब की तहज़ीब का हिस्सा हैं, जबकि तहज़ीब जो होती है, जो सिविलाइज़ेशन जो होती है, उसका ताल्लुक इलाक़े से होता है। जैसे ज़मीन, जैसे ये ज़ुबान है, कल्चर है, इसी तरह तहज़ीब भी इलाके की होती है, जिस तरह कल्चर और ज़ुबान किसी इलाके का होता है। तो हम किस तरह जो है वो उनसे डिफरेंट हैं, ये हमारी इस तहज़ीब को अंदर से अटैक किया जा रहा है कि हम इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम अरबों की उस बद्दू एंड तहरीक का कल्चर है, जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी अपनी तहजीब है, उनके साथ हमारा रिलीजन मिलता है, लेकिन रिलीजन तो हमारा तुर्की के साथ भी मिलता है, अफ्रीका के लोगों के साथ भी मिलता है, यूरोप के लोगों के साथ भी हमारा रिलीजन मिलता है। तो ये जो खास किस्म का फोकस किया जाता है कि जहां से हमारा रिलीजन आया हुआ है, वहीं की जो तहजीबी और सकाफती जो हमारा विरसा है वहीं से है। जब आप देखेंगे हमारे लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप अपनी हर चीज की नफी करें, उसकी वजह यह है कि ये हमारी हिंदू सिख यहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ हर चीज शेयर हो जाती है। तो इससे पाकिस्तान की, या पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी की नफी हो जाती है, उसकी नेगेशन हो जाती है। लिहाजा हमें ये कहना चाहिए, जिस तरह आसम मुनीर ने लोगों को भाषण दिया है कि हमारा यहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये हमारी तहजीब पर, हमारी सिविलाइजेशन पर अंदर से अटैक किया जा रहा है कि हम इस खित्ते के हैं ही नहीं। हम यहाँ एक महाजरों की तरह, हम एक हिजरत करके, हमले करके, इन्वेडर की शक्ल में यहाँ आए थे, और हम एक इलाके पर काबज हैं। ये होती है सटलर की मेंटलिटी। बिल्कुल यही मेंटलिटी इजरायलियों की है। गो के इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो यूरोप से लाकर बसाई गई थी, और वो वहाँ के मकामी लोगों के साथ उनका जो ट्रीटमेंट है वो सेटलर का ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान के लोग तो यहीं के हैं, हम यहीं के नेटिव लोग हैं, हमारे आबो अजदाद हिंदू ही थे, लेकिन हमारी उसी तरह की मेंटालिटी बनाई जा रही है, क्योंकि ये एक साम्राज्य नैरेटिव है, इंपीरियल नैरेटिव है, ताकि लोगों को अलग अलग करके दिखाया जाए। मजहब धर्म का डिफरेंस तो होता है, लेकिन क्या मजहब धर्म का डिफरेंस हमारे फिरकों के अंदर नहीं है? क्या हमारे यहाँ अहमदियों को मुसलमान माना जाता है? शिया फिरके के लोग हैं, यहाँ तो हजारों ऐसे फिरके हैं जो एक दूसरे को मुस्लिम नहीं समझते हैं, या वो एक दूसरे को एक नहीं समझते हैं। तो क्या हम हर फिरके को एक नेशन मान लेंगे? तो मजहब धर्म की बुनियाद पर कोई नेशन नहीं बनती है, ना कोई नेशन स्टेट होती है। ये एम्पायर के जमाने में ऐसा जरूर इस्तेमाल किया गया था कि बादशाह को खुदा की तरफ से उसका नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया था, लेकिन नेशन स्टेट जो है ये इसकी नफी करती है। आसम मुनीर ने ना सिर्फ एक तरफ पाकिस्तानी नेशन स्टेट की नफी की, बल्कि दूसरी तरफ उसने अपने मजहब धर्म को भी गलत अंदाज में पेश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि उसको अभी तक ये नहीं पता है कि नेशन की जो बुनियाद है, या नेशन की जो डेफिनेशन है, या जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसकी जो डेफिनेशन है वो कौन सी है। तो इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को ना सिर्फ मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, बल्कि वो यहाँ के मुकामी लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर, एक दूसरे से नफरत करके, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके वो अपना इक़्तिदार मजबूत करना चाहते हैं और पावर पे काबिज रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी स्टेट की जो नेचर है वो एक अथॉरिटेरियन या आमराना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट जो है ये आमराना या अथॉरिटेरियन स्टेट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अब बिल्कुल उभर के सामने आ रहे हैं, जो नफरत की बुनियाद पर इसको ये चला रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो ग्रिप है स्टेट के ऊपर वो बहुत बढ़ गई है। इसकी एक्सपेंशन इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तानी स्टेट का जो इंचार्ज इदारा है, ये पाकिस्तानी स्टेट को जो ऑपरेट करने वाला इदारा है, ये पाकिस्तानी आर्मी है। आगे जो इसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हों या मजहबी ग्रुप हों, वो इसी के मर्जी से चलते हैं। तो बेसिकली जिस तरह ख्वाजा आसफ ने भी कहा है कि हमने ये सारा डर्टी वर्क जो है ये साम्राज्य मुल्कों के लिए किया,
तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। ये दूसरों के प्रॉक्सी बनकर इस स्टेट को उनकी मर्जी से उनके लॉ के मुताबिक ये यहाँ चलते रहे। पाकिस्तानी स्टेट के पाकिस्तानी रियासत के जो जर्नल हैं उन्होंने कभी अपने मुल्क के आइन को, कानून को कभी फॉलो किया ही नहीं है, और ये हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। बर्तानिया और अमेरिका के कानून को ये फॉलो करते हैं, उनके मफादात के लिए ये इस खित्ते में काम करते रहे हैं, और आज भी वही कुछ हो रहा है। लेकिन सर्द जंग खत्म होने के बाद काफी हालात इस खित्ते में बदल चुके हैं। लेकिन इस टेररिज्म से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है, हैरानगी की बात यह है कि आप इनकी विजडम देखें कि इस तरह के ग्रुपों को आपने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, कश्मीर में इस्तेमाल किया, और उसका रिजल्ट क्या जी है कि जावेद साहब थोड़ा पाकिस्तान। सा। जी जी जी। जी। तो इस तरह के ग्रुपों को पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके हासिल क्या किया कि अपने मुल्क के अंदर, अपने माशरे के अंदर टोटली डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है। ना वहाँ कोई इस तरह का रेशनल बुनियादों पर नैरेटिव बचा, ना वहाँ लोगों के हुकूक बचे, ना वहाँ लोगों के जो 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 एक एज ए शहरी जो सिटीजन और स्टेट के बीच में जो ताल्लुक होता है, ना उसको कायम रहने दिया, ना कौम और कौमियतों के बीच में जो एक हम अंगी भाईचारा और रियासत के साथ जो जुड़त और संगत होती है उसको कायम रहने दिया। तो फिर ये नेशन स्टेट जो है ये कैसे सरवाइव करेगी ऐसे बोगस और प्रिमिटिव जो आइडियाज की बुनियाद पर? तो नेशन स्टेट्स तो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती हैं। फिर रियासत जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, इसको ये हल करने की बजाय इसको मिस हैंडल क्यों करते हैं? क्या रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो 2 करोड़ वहां पॉपुलेशन है दोनों तरफ है, क्या वो भेड़ बकरी हैं? उनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे मसले को किस डिस्प्यूट को किस तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 77 ईयर से हमारी स्टेट को इन्होंने दोनों तरफ मैदान जंग बना रखा है और अपनी फौजें वहां भेज रखी हैं। तो ना तो वहाँ इतनी बड़ी इंडिया ने वहाँ फौज रखी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि 5 लाख है, कुछ कहते हैं कि वो 7 लाख है, इंडिया का अपना मीडिया कहता है। तो 7 लाख फौजों की मौजूदगी में वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी इलाके में फौजी डिप्लॉयमेंट की लार्जेस्ट जो है वो है किसी इलाके में फौजी। तो उसके बावजूद वहाँ टेररिज्म भी हो जाता है, उसके बावजूद वहाँ उनकी इंटेलिजेंस की एजेंसियां झाड़ियों की तरह वहाँ उगी हुई हैं। हर मोहल्ले में, हर गांव में वहाँ इंटेलिजेंस की एजेंसियों का नेटवर्क मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये टेररिज्म पाकिस्तान वहाँ करा देता है, और यहाँ से लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ इनकी फौजें लगी हुई हैं। और बड़े बड़े जो है वो पहाड़ों के ऊपर अगर आप कहीं जाएं तो इनकी दोनों की फौजें जो हैं वो पहाड़ों के चोटियों पर अपने बैंकर्स बना के बैठी हुई है। नीचे अगर एक चींटी भी फिरती है तो इनको पता चल जाता है, और एक परिंदा भी उड़कर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है तो इनको पता चल जाता है। लेकिन क्या ये टेररिस्ट गन्ने लेके बड़ा बड़ा असला लेके वहां जाते हैं? तो क्या इंडियन और पाकिस्तानी फौज को नहीं पता होता है? डेफिनेटली पता होता है। और इसका जो नतीजा होता है, लगता ये है कि ये उसको होने देते हैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। कर दिया अभी। जी। तो ये असल में लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर ये वाकयात, ये इस तरह के वाकयात, टेररिज्म के वाकयात क्यों हो जाते हैं? अगर यहाँ से टेररिस्ट जाते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ जो इतनी बड़ी इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का नेटवर्क है, फौज बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है, तो ये कैसे होता है? तो असल बात यह है कि इसमें से तो कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस या उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनको पता होता है, वो ऐसे वाकयात होने देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात के बारे में पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है उनको पता होता है, लेकिन वहां फिर भी बीएलए के ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि वो सिविलियन को मार के चले जाते हैं या बंदे अगवा कर लेते हैं, या किसी ट्रेन को भी पिछले दिनों हाईजैक किया था। तो ये सारी चीजें इसलिए होने देते हैं कि स्टेट के इदारे इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और वो एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च करने के लिए, और इंटरनल जो उनके कुछ मामलात होते हैं वो उसको भी सेटल डाउन करने के लिए ऐसे वाकयात को होने देते हैं। और अब ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर देखें कि ये जो
जंग बाज कुव्वतें फ़ौरन एक्टिव हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने इमीडिएटली अभी वाक़या हुआ था तो सबसे पहले ये खबर नशर की कि भई ये पाकिस्तान ने टेररिज्म किया है। तो ये पहले से असल में इनका वो प्री कंसीव जो है ये होता है कि ये किसने कराया है, कैसे कराया है। चूँकि इनको फीडबैक तो डेफ़िनेटली जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ से होता है और इंटेलिजेंस के इदारों की तरफ से इनको डेफ़िनेटली वार्निंग भी होती होगी, लेकिन ये ऐसा वाक़या होने देते हैं या इनको ये नहीं पता चलता है कि ये कौन-सी जगह हो रहा है। फिर आप देखें कि वहाँ टूरिस्ट जाते हैं तो वो इलाका जो है वहाँ सड़क नहीं जाती है, वहाँ आप पैदल जाते हैं या वो जो घोड़े वगैरह लेके जाते हैं उस पहलगाम, मीडोज़ में, तो डेफ़िनेटली वहाँ पुलिस इन्होंने नहीं भेजी थी और इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर भी है और ऐसे वाक़यात के पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं और कुछ ऐसी फोर्सेस को भी वो वहाँ दबाने की कोशिश करते हैं या इंडिया के अंदर जो इनका अपना एक नैरेटिव है, उसको भी जो है वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमने इमीडिएटली देखा कि वहाँ एकदम लोगों ने वो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले शुरू कर दिए और एक इमीडिएटली जो है वो इसको कम्युनलाइज़ करके हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। जबकि यही कुछ आप देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ आर्मी चीफ ने बिल्कुल यही बातें की कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, उसका सबूत जो है वो हिंदुस्तान का जो राइट विंग एलिमेंट है वो आसिफ मुनीर को जवाब दे रहा है कि बिल्कुल हम अलग हैं और मुसलमान अलग हैं और हम अलग हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि ये इंटरलिंक है दोनों स्टेट्स की, जो किसी हद तक अब जो ऑफिशियल पॉलिसी बन गई है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा वाक़या करने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की पोजीशन को और ज़्यादा जो है वो वीक किया जाता है। वो बेचारे पहले ही माइनॉरिटी हैं, अप्रेस्ड हैं, उनको राइट विंग हिंदू को फेस करना पड़ रहा है। जी, जी। जी, तो आप सही कह रहे थे। यहाँ पे जो है जिस तरह हाफ़िज़ सईद साहब की तकरीर होती है, तो आर्मी चीफ़ की भी तकरीर में कोई फ़र्क नहीं हमें दिखा। और दूसरी तरफ हम इंडिया में अगर देखते हैं कि सेक्युलरिज़्म का राज बड़े अरसे तक रहा, लेकिन अब वो उसको एक लफ्ज़ को ही वो सेक्युलरिज़्म जो है ना उसको क करके बयान कर रहे हैं कि ये जो है सिख लोगों का जो है वो इस तरह का कोई वर्ड कॉइन कर रहे हैं। तो इसमें जो इंडिया का रिएक्शन है, वो तो हमने देखा है कि वो रिस्ट्रेन रहा बहुत पहले, लेकिन अब जो है वो ऐसा है कि उसमें उन्होंने कोई पानी बंद करने और सिंध तास मायदे की जो है वो खिलाफ वर्जी, जबकि मैंने हसन अब्बास साहब को भी सुना तो वो कह रहे थे कि वो इस तरह नहीं कर सकते। तो इस मामले में आप क्या तज्ज़िया करेंगे? अच्छा, ये देखें कि इनका एक दूसरे के खिलाफ ये किस तरह का बचगाना किस्म के इकदामात करते हैं। असल जो जो प्रॉब्लम्स है या जो असल डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में, उसकी तरफ ये कभी नहीं जाते हैं, जिससे ये जो असल सॉल्यूशन है कश्मीर के मसले का सॉल्यूशन हो या बाकी इनके बीच में जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ ये नहीं जाते हैं। ये वो इस चीज को बढ़ाते हैं और उस तरफ से ये वो फौरन नारेबाजी शुरू हो जाती है कि हमने सिंध ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको हमने खत्म कर दिया है। और इधर से जो है वो पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े सुकरात हैं, आप देखें कि ऊपर बैठे हुए इनके दिमाग देखें, इनकी विज़डम देखें। इन्होंने कहा कि हमने शिमला एग्रीमेंट वन साइडेड उसको हमने खत्म कर दिए। तो देख लें ये किस तरह का बचगाना है। गो के ये ऐसा वाक़या है कि इंडिया को इन्होंने प्रोवोक किया है। गो के इंडिया इसको प्रिवेंट कर सकता था या नहीं कर सकता था, ये तो उनके सिक्योरिटी नेटवर्क का इश्यू है। लेकिन अगर ऐसे वाक़यात फिर भी हो रहे हैं और इंडिया ने वहाँ 7 लाख फ़ौज भी रखी हुई है, तो फिर आप समझ लें कि वहाँ वो किस लिए खर्चा कर रहे हैं, जब वो लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सिविलियन पॉपुलेशन पर हमले भी हो रहे हैं, टेररिज्म भी हो रहा है, तो इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये ऐसी चीज़ें होने दे रहे हैं और किसी हद तक के उनके सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर या तो कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं उनके सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर। अब ये जो रिस्पॉन्ड किया गया है डेफिनिटली ये तो सिंबॉलिक रिस्पॉन्ड है।
कि हम ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, उसको वो कैसे खत्म करेंगे? ज़ाहिर है उस इस वक़्त तो इंडिया के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ जो रिवर का फ्लो है उसको वो रोक कर पानी के रिजर्वायर को वहाँ स्टोर कर दे, या वो कोई 1 माह के अंदर तो कोई डैम तो बना नहीं सकता है कि जिससे पानी का फ्लो डाइवर्ट हो जाए। तो ज़ाहिर है ये तो 5 से 10 साल का मंसूबा होगा। वो जब करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये इमीडिएटली ये जो एंगर पैदा हुआ है पब्लिक के अंदर, इस तरह के स्टेप्स लेकर वो उनके एंगर को डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि वो कोई मिसाइल वगैरह मारेंगे आजाद कश्मीर में मासूम लोगों को मारने के लिए, डेफिनेटली वो हमला करेंगे। जब भी किया तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल से ही करेंगे। पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब की तरफ है, जहां से सबसे बड़ी खराबियां जहां से आती हैं, उस तरफ से तो वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब भी उन्होंने अटैक किया वो इधर आजाद कश्मीर के किसी इलाके पर कोई हमला कर देंगे, या किसी गांव में मिसाइल मार देंगे, या कोई और भी कर सकते हैं कुछ वाकया। तो डेफिनेटली उसके जवाब में पाकिस्तान जो रेस्पॉन्ड करेगा, वो भी दूसरी तरफ हमारे ही इलाके में जहां बाज हालात में मैं आपको बताऊं कि इंडिया जब इधर से वो अपनी तरफ से फायरिंग करता है, इस तरफ जो लोग मरते हैं, उसके जवाब में जब पाकिस्तानी फौज फायरिंग करती है तो दूसरी तरफ जो लोग मरते हैं वो बाज सूरतों में सगे रिश्तेदार होते हैं, वो एक ही खानदान के लोग होते हैं। वो दोनों तरफ जो है वो दोनों फैमिलियों को एक ही खानदान के लोगों को मार देते हैं। और वो दावा ये कर रहे होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और यही 77 ईयर से यही हो रहा है। और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतने ज्यादा इस चीज से तंग आ चुके हैं, और इतने ज्यादा इन मुल्कों की इस नूरा कुश्ती से इतने तंग आ चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि या तो लड़के हमारे इलाके एक दूसरे से छीन लो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे बच्चे मारने बंद करो, या इसका कोई डिस्प्यूट सेटल करके डायलॉग से इस हमारी जान छोड़ो। दोनों काम नहीं कर रहे हैं और इसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी को अब इंडिया तो वो सिंबॉलिक है, इसको डिफ्यूज करने के लिए। दूसरा जो कोई मिलिट्री रेस्पॉन्ड होगा वो तो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि वो क्या होगा। डेफिनेटली इंडिया को कोई ना कोई रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर होकर इस तरह का प्रोवोकेटिव किस्म का एक्ट अगर उसके अंदर उसकी सरहदों के अंदर हो जाए तो वो कुछ ना करें, तो वो उनके लिए एक बड़ी सुबकी होगी और बड़ी बेइज्जती का मकाम भी होगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह इंडियन मीडिया कर रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई वर्ल्ड वार छिड़ गई है। पूरी दुनिया जो है वो याद रखें कि दुनिया जो है वो इनके इस खेल तमाशे को 77 ईयर से देख भी रही है, और बाकायदा इनको लड़ाने वाली ताकतें इन पर हंसती भी हैं, इनका मजाक भी उड़ाती हैं, और पूरी दुनिया में ये एक दूसरे के लिए मजाक बने हुए हैं। गो के इस वक्त इंडिया ने इंटरनेशनली बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन सारी दुनिया की जो सिंपैथीज हैं इंडिया की तरफ हैं और इंडिया को मिली हैं। इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई फौजी एक्शन लेता है तो डेफिनेटली वो दुनिया इसकी हमायत ही करेगी। लेकिन क्या वो अपने आप को कहते हैं कि ये इसराइल और गजा की तरह का मामला है? ये इंडियन लोगों की विजडम पर भी इस वक्त बड़ी हैरानगी हो रही है। बल्कि इंडिया पाकिस्तान का जो जो कॉमन विजडम है वो इतनी प्रिमिटिव है कि जब इनका रद्द अमल देखते हैं या इनका रिएक्शन देखते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि भाई एक ऐसा सेकुलर कंट्री, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो अपने आप को पिछले 77 ईयर से एक रेस्पॉन्सिबल सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर ऑपरेट कर रहा है, उनके लोगों की सोच क्या है, उनके मीडिया की सोच क्या है और उनकी गवर्नमेंट की सोच क्या है। हैरत होती है कि वो पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो उनकी तरह लगते हैं, उनके अंदर भी वो बिल्कुल नहीं है कैसे रद्द अमल किया जाए। खास करके किसी कौम या किसी नेशन की कलेक्टिव विजडम का उस वक्त पता चलता है जब कोई बुरहान या कोई क्राइसिस का टाइम आता है। तो क्राइसिस के टाइम जब आप उठकर ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं तो आपकी विजडम तो फिर घास चरने चली जाती है। तो गो के इसका फिर इंडिया क्या करे? इंडिया क्या इसी तरह अपना अपने मुल्क में टेररिज्म होता हुआ देखता रहे? नहीं, इंडिया को प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कोई सीरियस नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेररिज्म है जहां से ये इसकी पैदाश हो रही है, जहां से ये पैदा हो रहा है, उस इसके जो रूट काजेज हैं उसकी तरफ क्यों नहीं जाते इंडिया?
इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो इंडिया कश्मीर के लोगों के साथ या पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों के साथ क्यों नहीं डायलॉग करता है कि पाकिस्तान ये मसला हल नहीं करना चाहता है, हम रियासत के लोगों के साथ मिल बैठ के हल करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम रियासत का मसला हल करेंगे, वो कहते हैं कि हमने हल कर दिया है, रियासत का स्टेटस खत्म किया, कश्मीर के लोगों को ह्यूमिलिएट किया, उनको मिस हैंडल किया और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस भेजकर उनको सुप्रेस करके, उनको जलील करके, उनकी स्टेट खत्म करके फिर कहा कि अब ये हमने सोल्यूशन कर दिया है। और वो असल में ये तासर देना चाह रहे थे अपने हिंदू राइट विंग वोटर्स को कि ये देखो हम मुसलमानों के साथ क्या हैशर कर रहे हैं कश्मीर में, और यही हैशर हम इनके साथ अपने मुल्क में करेंगे। और इससे पाकिस्तान को फिर फायदा ये होता है कि ये यहाँ लोगों को दिखाकर पाकिस्तान की मिलिट्री कि ये देखें कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसको हिंदू भी मानते हैं, वो भी मुसलमानों पर वहां जुल्म करते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दें या कोई और शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दें, उससे तो ये टेररिज्म तो रुकने वाला नहीं है, कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो तो खत्म होने वाला नहीं है। आपस में ये मिसाइल मारें, एक दूसरे के ऊपर बम मारते रहें, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते रहें, ये तो पिछले 77 ईयर से तो ये किसी न किसी ये हालत में हो रहा है। अब इस ये बहुत ही आगली शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली फिर ये एक दिन एक दूसरे को इसी तरह प्रोवोक करके फुल स्केल वार की तरफ जाएंगे और फिर ये एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकेंगे और ये खिता पूरा खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली इनकी जो प्रिमिटिव थिंकिंग है, दोनों तरफ की जो प्रिमिटिव थिंकिंग फोर्सेस हैं, वो बिल्कुल सरफेस पे आ चुकी हैं और वो एक दूसरे को इसी तरह जो है वो फीड कर रही है एक दूसरे के खिलाफ नफरत को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जो मर्जी कर लो, ना इस तरह टेररिज्म खत्म होगा, ना इस तरह आप लोगों के बीच में दोस्ती होगी, जब तक कि आप रूट काज की तरफ नहीं जाते हैं। आप इस डिस्प्यूट को क्यों मिस हैंडल कर रहे हैं? अक्ल का तकाजा, विजडम का तकाजा तो ये है कि इसको किसी तरीके से आप खत्म करो, गो के ये कोई इनके बीच में कोर इशू है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है कि मेरे जैसा बंदा, उसको पता है कि ये मसला एक माह के अंदर हल हो सकता है, ये दोनों मुल्क इसको डीमिलिटराइज करते हैं, इसका जो जॉइंट जो है वो डिफेंस है वो जॉइंट कर लें, इसकी कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर जॉइंट कर लें, बाकी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये रीयूनाइट करके उसको ऑटोनॉमी दे दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ना रियासत के लोगों के अंदर जो है वो कभी टेररिज्म का कोई टेंडेंसी मौजूद रही है, ना वहाँ कभी कोई मिलिटेंसी की टेंडेंसी रही है। सबसे पीसफुल बरसगीर के लोग यही लोग थे जिसके ऊपर तो गांधी ने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो आग और खून के से गुजर गया, लेकिन कश्मीर वो खिता है जहां खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह के पीसफुल खिते को मैदान जंग बना के रखना, और जिसमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है जिनको विक्टिम बनाया जा रहा है, तो ये कोई विजडम वाली बात नहीं है। बेहतर ये है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ सिंबॉलिक एक्शन करने के, ये एक दूसरे को दावत दें कि हम डायलॉग करते हैं। हमने इनको एक रिटन फार्मूला भी दिया था कि इस तरह इसका हल, सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि जिस पर तीनों जो फ्रीक हैं, यानी ये ट्राइलेटरल इशू इसको माना जाए। सबसे पहले तो इसको ट्राइलेटरल इशू माना जाए कि इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम भी फ्रीक हैं, वो भी एक पार्टी हैं, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान भी पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलके जो है वो इस मसले को पहले डायलॉग करें। डायलॉग के लिए हमने इनको पूरा एक रिटर्न शक्ल में बाबू सिंह ने और ग्लोबल पार्टी की तरफ से एक रिटर्न जो है वो फार्मूला पेश किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिटायर्ड जजों के पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाएं, उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी हों, उसमें कुछ साफी भी हों, पाकिस्तान के हर सूबे से दो दो बंदे लिए जाएं, उसमें जजेस हों और उसमें जर्नलिस्ट हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, प्रोफेसर हों, इस तरह के जो इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिरीन हैं वो हों, और इसी तरह हिंदुस्तान की हर स्टेट से एक एक दो दो बंदे लिए जाएं, उसमें जजेस हों, जर्नलिस्ट हों, प्रोफेसर हों, और एक कमीशन बनाया जाए। फिर उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा कमीशन बनाए
جو ریاست جموں کشمیر میں ان کی طرف سے کون ڈیبیٹ کرے گا، کون اس ڈائلاگ میں انٹر ہوگا، یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ریاست کے دونوں طرف، وہ تو نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ آلریڈی یا انڈیا کا فریق ہیں یا پاکستان کا فریق ہیں یا انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر بنانے کے فریق ہیں، تو ان سے ہٹ کر وہاں ایک ریفرنڈم کرا لیں ایک کمیشن کے تھرو، انڈیا پاکستان دونوں، کہ بھائی وہ نمائندہ وہاں نمائندے بنا لیں، ہر ڈسٹرکٹ سے ہر تحصیل سے ایک ایک دو دو نمائندے الیکٹ کرا لیں لوگوں سے، کہ وہ ہماری طرف سے پرماننٹ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں گے انڈیا پاکستان سے۔ لوکل ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ چونکہ انڈیا پاکستان کی سپورٹ سے بنتی ہیں، تو وہ ہر جموں کشمیر کے شہری کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہیں، تو اسی طرح وہ ریفرنڈم کرا کے وہ ایک گروپ بنا لیں، اس گروپ کے تھرو آپ لوگ وہاں انڈیا پاکستان اپنی طرف سے اپنے ریپرزینٹیٹیو بنا لیں، اور جموں کشمیر کی طرف سے یہ ریپرزینٹیٹیو لیں، پھر ان کے بیچ میں ڈائلاگ شروع کریں۔ اس کا ہم نے پورا ان کو ریٹرن جو ہے وہ فارمولا دیا ہوا ہے کہ اس کا سولوشن کیا آگے جا کے نکلے گا، کہ وہ سولوشن نکالیں جو تینوں فریقوں کے لیے، انڈیا پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ یہ اس کو اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ وہ نہ انڈیا کو قبول ہے نہ پاکستان کو قبول ہے، اور ریاست کے جو ملیٹنٹ گروپ ہیں جو پرو انڈیپینڈنس ہیں، ان کو تو انہوں نے کسی حد تک کارنر کر دیا ہے یہ جو جہادی تحریک چلا کر، اور اگر وہ کرے بھی تو وہ دونوں ملکوں کی فوجوں کو ڈیفیٹ کر کے اپنی ریاست سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم انڈیا پاکستان سے لڑ کر جب ان سے اپنی ریاست نہیں چھوڑا سکتے، تو اس کا ظاہر حل یہی ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ انڈیا پاکستان کا علاقہ نہیں چھین سکتا ہے، پاکستان ریاست کا ہندوستان کی طرف کا علاقہ نہیں چھین سکتا ہے۔ پاکستان نے وہاں ملیٹنسی کر کے دیکھ لی، وہاں ملٹری آپریشن کر کے دیکھ لیے، وہاں حملے کر کے دیکھ لیے۔ پاکستان نے 77 ایئرس میں کوئی 4-5 اٹیمپٹس کر لی ہیں بھارت کی طرف سے کشمیر کے علاقے لینے کے، وہ نہیں لے سکا ہے۔ انڈیا نے اٹیمپٹ تو نہیں کی، چونکہ انڈیا اس علاقے کو لینا ہی نہیں چاہتا ہے، چونکہ یہ مسلم میجارٹی ایریاز ہیں، تو اس لیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو تو انڈیا انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا صاف یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جبرن فورسبلی ڈیوائڈ کیا گیا تھا، تو یہ کبھی بھی اس لائن آف کنٹرول کو پاپولیشن نہیں مانے گی، اوور ویلمنگ پاپولیشن نہیں مانے گی۔ انڈیا پاکستان کے جو حامی گروپس ہیں وہ تو مان لیں گے، جو بھی انڈیا کہے گا، جو پاکستان کہے گا وہ مان لیں گے، لیکن عام پاپولیشن نہیں مانے گی، چونکہ یہاں ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں اور بہت سارا کچھ ڈیوائیڈڈ ہے، تو اس لائن آف کنٹرول کو تو ختم کرنا ہی ہوگا، ریاست کو ڈویژن ختم کرنی ہی ہوگی۔ تو اس سے تو ریاست کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو آٹونومی دے دیتے ہیں اور آپس میں اس کا جائنٹ وہ کنڈومینیم بنا لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تب ہوگا کہ پاکستان بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہو، پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا سیٹ اپ ہو جو عقل وزڈم کی بنیاد پہ چلے، ریشنلٹی کی بنیاد پہ چلے، اور انڈیا کے اندر بھی ایسی قوتیں سامنے آئیں جو اس چیز کو باقاعدہ سالو کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس پورے خطے میں جو پچھلے 77 ایئرس میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس پورے خطے کو ایک بار پھر برباد کر دیا گیا ہے، بٹوارے سے اس خطے کی بربادی ہوئی ہے، تو پھر کیوں نہ اس بٹوارے کو انڈو کیا جائے۔ اب پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے میں ضم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بارڈر ارریلیونٹ کر کے ان کو ٹریڈ کوریڈور میں بدل کر ان کو دونوں کنٹریز کو کنفیڈریشن تو بنایا جا سکتا ہے، اور پھر پورے سارک کنٹریز کی اور ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز کی اور پھر پورے ایشیا کی کنٹریز کی ایک یونین یا کنفیڈریشن بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہ اس کی کنجی جموں کشمیر کے کنڈومینیم میں ہے۔ جو ہی جموں کشمیر کو یہ کنڈومینیم بنا لیتے ہیں، تو جب ریاست کشمیر جڑ جائے گی تو پھر یہ ہندوستان پاکستان بھی جڑنے کی طرف آ جائیں گے۔ بلوچ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، جب ہم ایران اور افغانستان کو بھی اس کنفیڈریشن میں یا یونین میں شامل کر لیں گے، تو پشتونوں کی ڈویژن بھی ختم ہو جائے گی، اس میں بلوچوں کی ڈویژن بھی ختم ہو جائے گی، سندھی بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو کر جو یہاں سے نکالے گئے تھے، گو کہ سندھیوں کو اردو سپیکنگ لوگوں نے یہاں سے نکالا تھا، وہ بھی اپنے وطن میں واپس آ سکیں گے۔ اسی طرح پنجاب کی ڈویژن جو ہے وہ انڈو ہو جائے گی، ان کا بارڈر ختم ہو جائے گا، گو کہ دونوں ایڈمنسٹریشن اب انڈیا پاکستان کی دونوں سٹیٹس جو ہیں وہ الگ الگ ایڈمنسٹریشن ہوں گی، اپنی اپنی سٹیٹس ہوں گی، لیکن ان کے بیچ میں جس طرح 47 سے پہلے کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی، یہ تمام ریسٹرکشن ختم ہو جائیں گی، کرنسی ایک ہو جائے گی، سیکورٹی ایک ہو جائے گی، یہ پورا پھر ساؤتھ
ایشیا جو ہے وہ یورپین یونین کی طرح بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ 5-10 سالوں میں یہ یورپین یونین کے برابر پہنچ جائے گا. یہاں ترقی کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہاں کنیکٹیویٹی ابھی تک دنیا کا لیسٹ کنیکٹیویٹی یہاں کی گئی ہے. تو ہم سنٹرل ایشیا تک ٹریڈ کیوں نہ کریں، لوگوں کو روٹی، روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولتیں کیوں نہ دیں، بجائے اس کے کہ یہ دونوں اوپر بیٹھے ہوئے جو فرنج ایلیمنٹس ہیں، جو ہمارے حکمران ٹولے ہیں، جو انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ٹاؤٹوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر لوگوں کو بھی نیچے نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ریموو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے کازز ہی ہٹا دیے جائیں، سارے ریزنز ہی ختم کر دیے جائیں، جس کی وجہ سے یہ پاور حاصل کرتے ہیں اور دونوں طرف کی ریاستوں کو کنٹرول کر کے لوگوں کو سپریس کرتے ہیں، اپنی پاپولیشن کو حقوق نہیں دیتے اور ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں. نفرت کی بنیاد پر کبھی بھی نیشن سٹیٹ کبھی نہیں چلتی ہے. اور پاکستانی سٹیٹ ایک گیریزن سٹیٹ ہے. اس کی سروائیول اس طرح کی گیریزن سٹیٹ کی نیچر کی بنیاد پر کبھی بھی پاسبل نہیں رہے گی، بلکہ پاکستانی سٹیٹ اندر سے بالکل بوگس ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اس کے ادارے صرف فوج فنکشننگ ہے، باقی اس کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہی پاکستان کی 40% آبادی خط غرب یعنی بلو پاورٹی لائن آ گئی. تو اس طرف یہ لوگ کیوں نہیں توجہ دے رہے ہیں؟ پاپولیشن کو ایک ایسی پریمیٹیو مذہبی تھنکنگ میں انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلنے والا ہے ہی نہیں. جی جی، آپ نے بالکل آخر میں جو حل بیان کیا وہ بہت ہی قابل عمل اور آسان ہے، لیکن پتہ نہیں جو اس ملک کو چلانے والے ہیں وہ ایسی عقل والی سوچ کیوں نہیں رکھتے جس میں عوام کی خوشحالی کی بات ہے اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی بات ہے. اچھا، آخر میں ہم ہمارے سننے والے ہیں حسن مینگل ایڈوکیٹ صاحب، ان کا ایک سوال شامل کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ بنگلہ دیش ملائیت جو ہے اپنانے کے بعد پاکستان سے $70 کروڑ مانگ رہا ہے، کیا وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے ابھی؟ بہت شکریہ حسن مینگل صاحب. یہ جو پیسے مانگے ہیں، میرے خیال میں وہ کمپنسیشن منی کی بات کر رہے ہیں، $4.5 ملین کی. وہ جو انہوں نے 1971 میں پاکستانی فوج نے وہاں ڈیمیج کیا تھا، لوگوں کا قتل عام کیا، پراپرٹی کا ڈیمیج کیا اور بنگال کی قوم کو ہیومیلیٹ کیا آپریشن سرچ لائٹ میں، وہ اس وار انڈیمنٹی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تاوان جنگ مانگ رہے ہیں. کمپنسیشن اس کو کہتے ہیں، وار کمپنسیشن کہتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش اگر ٹرن ہو گیا پاکستان کی طرز کی اسلامک اسٹیٹ کی طرف ٹرن ہو گیا، تو ان کی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پوزیشن یہی ہو جائے گی. لیکن بنگالی قوم جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس لیول پہ آ جائے گی جس لیول پر پاکستانی سٹیٹ کا ہے، چونکہ وہ ٹو نیشن تھیوری کو تو آلریڈی ڈائیورس کر چکے ہیں 1971 میں، تو اس کی طرف وہ واپس نہیں آئیں گے. گو کہ وہاں اس طرح کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھر رہا ہے، اور جماعت اسلامی کو یہ دکھ ہے کہ ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو وہاں شیخ حسینہ نے پھانسی دے دی تھی، اور پھر ہندوستان کی طرف سے بھی بنگالیوں کو کافی ہیومیلیٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ پاکستان کی طرف وہ تھوڑا سا ہندوستان کو وہ کرنے کے لیے، ڈچ کرنے کے لیے، یا ہندوستان کو تھوڑا سا وہ جواب دینے کے لیے کہ جس طرح وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو وہ ذلیل کر رہا ہے، ان کا میڈیا ان کے خلاف، ان کے لیڈروں نے بڑے پیمانے پر بنگالیوں کے خلاف گندی زبان استعمال کی، امت شاہ نے ان کو پتنی پیراسائٹ کہا، ٹرمائٹ کہا. تو بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ایک ری ایکشن ہے، وہ پاکستان سے معافی منگوانا چاہتے ہیں، وہ کمپنسیشن منی مانگ کر پاکستان میں صلح کر کے اس کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں یقین کہ بنگلہ دیش کبھی کوئی پاکستان کی طرح کی اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی، یا وہاں ملا لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے. بنگالیوں کے اندر 47 سے پہلے بھی زیادہ پولیٹیکل شعور تھا. وہ کسی صورت ٹو نیشن تھیوری کو وہ اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ دلی کے کنٹرول سے باہر ہونے کے لیے 1947 میں پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے، چونکہ ایک طاقتور سینٹر کے کنٹرول میں بنگال کے لوگ کبھی بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں. ان کے اندر یہ انہوں نے اس ٹو نیشن تھیوری کو یا مسلم جو
तहरीक थी, उसका इसलिए साथ दिया था कि वो दिल्ली से निजात हासिल करना चाहते थे, वो उनके कंट्रोल में नहीं जाना चाहते थे। तो पाकिस्तान के कंट्रोल से भी वो उस वक़्त निकल गए जब उनको ये पता चल गया कि यहाँ भी हमें पाकिस्तान दूसरी तरफ से कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके कंट्रोल से निकल गए। तो बंगालियों को आप किसी सूरत बाहर से अप्रेस करके, उनके ऊपर कब्ज़ा करके, उनको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। ये बंगालियों का एक नेशनल प्राउड है, वो प्राइड है। वो उसको कभी भी डंप नहीं करना चाह रहे हैं, और कभी भी वो उस तरह के इस्लामिज़्म की तरफ वापस नहीं जाएँगे जो उनकी स्टेट को, उनकी नेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और हम इन मसाइल पर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, प्रोग्राम्स जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत